नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। टीएनसी की एडवांस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एडवांस सीरीज के अंदर हमारी ये 88th क्लास है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर आज हमारी ये 9th क्लास है दोस्तों। अभी तक हमने एडवांस सीरीज के अंदर ओबीजी, एंडोक्राइन, नर्वस सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटन, आई ईयर, जीआई ट्रैक्ट, कुछ पार्ट न्यूट्रिशन का, रीनल सिस्टम, इंटीग्यूमेंट्री और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है दोस्तों वो पूरा कर लिया है। हम फंडामेंटल पढ़ रहे हैं। बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने वो है, वाइल अवेटिंग द बायोप्सी रिपोर्ट बिफोर रिमूवल ऑफ ए ट्यूमर द क्लाइंट रिपोर्ट्स बीइंग अफ्रेड ऑफ ए डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, हाउ शुड द नर्स रेस्पॉन्ड। दोस्तों एक क्लाइंट है, उसकी बायोप्सी की जो सैंपल है वो भेजा गया है, लेकिन अभी जो रिपोर्ट है वो नहीं आई है। और जो क्लाइंट है उसके लिए क्या कर रहा है दोस्तों, डायग्नोसिस ऑफ कैंसर से वो थोड़ा सा क्या है, डरा हुआ है, अफ्रेड है, और जो रिपोर्ट है उसका क्या कर रहा है, वो वेट कर रहा है। ठीक है। हाउ शुड द नर्स रेस्पॉन्ड। ऐसी कंडीशन जिसके अंदर जो क्लाइंट है वो अफ्रेड हो रहा हो, डरा हुआ हो, उसे लग रहा हो कि कहीं कैंसर तो नहीं निकल आएगा, या जो ट्यूमर है उसको रिमूव करना पड़ेगा तो कोई कैंसर तो नहीं है, तो उसके लिए वो डरा हुआ है। और इस कंडीशन के अंदर एक जो नर्स है दोस्तों उसको क्या करना चाहिए, क्या कहना चाहिए, वही इस क्वेश्चन के अंदर क्या किया गया है, पूछा गया है। पहला जो ऑप्शन है हमारे सामने वो है, वरिंग इज नॉट गोइंग टू हेल्प द सिचुएशन, कि अगर आप ऐसे डरोगे तो ये आपको सिचुएशन में हेल्प नहीं करेगा। ऐसा जो स्टेटमेंट है दोस्तों कि भाई आप डरो मत, ये आपको हेल्प नहीं करेगा, तो ये पेशेंट को और ज़्यादा अफ्रेड में लाएगा, और ज़्यादा डराएगा। क्यों, हम चाहते हैं कि जो पेशेंट है वो अपनी फीलिंग को क्या करे दोस्तों, शेयर करे हमसे। अगर हम सीधा उसको ऐसे बोलेंगे भाई चिंता मत करो, तो ऐसा करने से होगा भी नहीं कि वो चिंता नहीं करेगा। जैसे मान लो एक हम हैं, आप लोग, आपका एग्जाम होता है, उससे पहले कहते हो, हम कह देते हैं भाई टेंशन मत करो, बट ऐसा होता नहीं है ना, आपकी टेंशन सिर्फ ऐसा कहने से दूर हो जाएगी। तो सेम कंडीशन यहाँ भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि हमने बोल दिया कि भाई वरिंग मत करो, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जो पेशेंट है, जो अपनी फीलिंग शेयर करना चाह रहा था, आगे कुछ हमें बताता उस बारे में, तो वो जो कम्युनिकेशन है उसको क्या कर देगा, वो कट ऑफ करेगा, और उसकी जो चिंता है वो और ज़्यादा बढ़ेगी, और ज़्यादा वो उससे अफ्रेड होगा या डरेगा। इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। लेट्स वेट अंटिल वी हियर व्हाट द बायोप्सी रिपोर्ट सेज। ये भी इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं है, ये बात उसको खुद को ही पता है। चलो वेट करते हैं, इंतजार करते हैं तब तक कि बायोप्सी जो रिपोर्ट है वो क्या कहती है, वो आ नहीं जाती है तब तक। तो ये भी सिंपल वही बात कह रही है वो, ये तो उसको खुद को भी पता है कि भाई क्लाइंट को वेट करना है, वेट करने के बाद में कुछ नहीं है, तो और आगे जो कम्युनिकेशन उससे नहीं हो पाएगा, अपनी जो फीलिंग है उसको और ज़्यादा शेयर वो नहीं कर पाएगा। मेन चीज़ क्या है दोस्तों कि हमें जो क्लाइंट की जो फीलिंग है उसे बताना है हमें, ये कि भाई ये जो आप जो अफ्रेड होते हो, डरते हो ना, ये होता है, सबके साथ होता है। जैसे आपका एग्जाम है तो एग्जाम से पहले हम आपको यही कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोगों के लिए पेपर टफ है, आप लोग ही डरते हो। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि कोई कितना भी इंटेलिजेंट बच्चा हो वो भी डरता है। तो सेम हमें उसकी जो फीलिंग है उसको वैलिडेट करना है, हमें उसे बताना है कि भाई ये फीलिंग नॉर्मल है, ये सबके अंदर होती है। तो उस बारे में हम क्या करेंगे दोस्तों, बात करेंगे। तो इस क्वेश्चन में ये जो बात है थर्ड ऑप्शन में बता रहा है, ये इट इज़ वेरी अपसेटिंग टू हैव टू वेट फॉर ए बायोप्सी रिपोर्ट, कि मैं जानती हूँ कि क्या है, बहुत अपसेटिंग है कि भाई रिपोर्ट का क्या करना, वेट करना। तो इससे फिर क्या होगा, एक दो फायदे होंगे। एक तो जो क्लाइंट है हमने उसको वैलिडेट किया है, तो क्लाइंट को ये पता लगेगा कि भाई ये मेरे साथ ही नहीं हो रहा, ये सबके साथ हो रहा है, पहली चीज़। दूसरी बात, कम्युनिकेशन को और ज़्यादा हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, फर्दर लेके जा रहे हैं। क्लाइंट इस बात को जब सुनेगा, हम उसको कहेंगे कि ये वेरी अपसेटिंग है, फिर वो पूछेगा हमसे ऐसा होता है क्या, क्या होता है, और क्लाइंट को भी ऐसा होता है क्या, ये क्या क्लाइंट की क्या कंडीशंस होती हैं, क्या क्लाइंट मेरे से भी ज़्यादा अफ्रेड होते हैं, मेरे से भी ज़्यादा वरी है, मेरे से ज़्यादा चिंता होती है क्या उनको। तो ये जो ऑप्शन है या ये जो सेंटेंस है दोस्तों, ये सबसे बेटर ऑप्शन है अभी तक, तो ये मेरे अकॉर्डिंग अभी राइट है। फोर्थ जो ऑप्शन वो क्या कर रहा है, ऑपरेशंस आर नॉट परफॉर्म्ड अनलेस देयर आर नो अदर ऑप्शन, कि ऑपरेशन से वो परफॉर्म नहीं किए जाते जब तक कि और कोई ऑप्शन नहीं हो, और अदर ऑप्शन नहीं हो। दोस्तों ये चीज़ हम डिसाइड नहीं करेंगे, ये रिपोर्ट आने के बाद में डिसाइड किया जाता है कि किस प्रकार का ट्यूमर है, अगर उसके अकॉर्डिंग जो है ऑपरेशन किया जाएगा नहीं किया जाएगा, तो ये एससीपी के द्वारा ये डिसीजन लिया जाएगा। तो ये डिसीजन हम डायरेक्टली नहीं बता सकते। तो ऐसी बातें जो क्लाइंट को फॉल्स हम एश्योरेंस दे रहे हैं उसको कि ऐसा नहीं होगा, ट्यूमर में कोई जरूरी नहीं है कि ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएँ या नहीं किए जाएंगे, तो ये फॉल्स रीएश्योरेंस देगा उसको, जो कि बिल्कुल क्या है दोस्तों, गलत है। तो इस क्वेश्चन में जो राइट जो आंसर होगा ये होगा कि हम जानते हैं कि अपसेटिंग होता है कि बायोप्सी रिपोर्ट का वेट करना, तो ये कम्युनिकेशन को और आगे क्या करता है दोस्तों, बढ़ाता है। ठीक है, तो लिख लो। देखो, अगर कोई क्लाइंट बायोप्सी की रिपोर्ट का वेट कर रहा हो, बायोप्सी की रिपोर्ट का
वेट कर रहा हो, वेट कर रहा हो, तथा उसे तथा वह एफ्रेड हो, तथा वह एफ्रेड हो, तो नर्स को यह कहना चाहिए कि नर्स को यह कहना चाहिए कि मैं जानती हूँ, इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर लेना, मतलब ऐसे कैसे सेंटेंस बोलना है उसको इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। मैं जानती हूँ कि बायोप्सी की रिपोर्ट का वेट करना, बायोप्सी की रिपोर्ट का वेट करना अपसेटिंग होता है या अपसेट करता है, लिख लो, अपसेट करता। पॉज करके इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे सामने दोस्तों वो है, एक क्लाइंट इज एडमिटेड फॉर सर्जरी। एक क्लाइंट है दोस्तों, वो सर्जरी के लिए क्या हुआ है, एडमिट हुआ है। ऑल्दो नॉट फिजिकली डिस्ट्रेस्ड, हमें ऐसे मतलब उसको देखकर नहीं लग रहा कि वो डिस्ट्रेस्ड है, ठीक है, बट क्लाइंट अपीयर्स एप्रीहेंसिव एंड विथड्रॉन। फिर भी जो क्लाइंट है दोस्तों वो आगे क्या होगा इस चीज से डरना एप्रीहेंशन कहलाता है, कि उसके साथ आगे क्या होगा उस चीज का डर क्या कहलाता है, एप्रीहेंशन कहलाता है। एंड विथड्रॉन का मतलब जैसे किसी से बात नहीं कर रहा, अकेला बैठा हुआ है, कोई किसी से कोई बात नहीं कर रहा, चुपचाप बैठा हुआ है, न किसी से वो कोई चीज डिस्कस कर रहा है, न कुछ शो कर रहा है, तो वो चीज क्या आगे विथड्रॉल दिखा रहा है, वो मतलब अलग हो रहा है सबसे। तो व्हाट इज द नर्स बेस्ट एक्शन, तो नर्स का जो बेस्ट एक्शन है वो क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि जो क्लाइंट है ना वो सर्जरी के लिए भी डरा हुआ है, मान लो क्लाइंट आया है, तो उसको सबसे मेन चीज क्या होती है कि जो सराउंडिंग का जो एनवायरनमेंट है ना वो उसे और ज्यादा क्या करता है दोस्तों, फियर कोज करता है, कि वो सोचता है मैं कौन सी जगह पे आ गया हूँ, मैं यहाँ एडमिट हो गया हूँ, यहाँ मेरा सर्जरी होने वाली है। तो नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए, पहला काम नर्स को ये करना चाहिए कि जो एनवायरनमेंट है ना उसे पूरे एनवायरनमेंट से उसको क्या करवाना चाहिए दोस्तों, ओरिएंट करवाना चाहिए, ताकि एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो वहां पे रह रहा है उस एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो फियर है कम से कम वो तो उसका क्या हो, दूर हो। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है वो यही कह रहा है कि ओरिएंट द क्लाइंट टू द यूनिट एनवायरनमेंट। तो पहला काम नर्स को क्या करना चाहिए दोस्तों, क्लाइंट को ओरिएंट करना चाहिए कि यूनिट का मतलब जहां पर वो एडमिट है, सर्जिकल यूनिट मतलब सर्जिकल वार्ड के अंदर एडमिट है, उसके एनवायरनमेंट के बारे में बताना चाहिए सब कुछ, कि यहाँ पर ये है, यहाँ पे ये होता है, ये पेशेंट है, इधर ये रहता है, इधर नर्स होती है, यहाँ ऐसे ऐसे पेशेंट होते हैं, आप अकेले नहीं हो, बहुत सारे पेशेंट हैं, उनकी भी क्या होने वाली है, सर्जरी होने वाली है। तो ऐसे हम क्लाइंट को क्या करेंगे दोस्तों, क्लाइंट्स को ओरिएंट करते हैं। तो ओरिएंट के कारण क्या होगा, एनवायरनमेंट जो स्ट्रेस है वो क्या हो जाता है, उसका कम होता है, वो उसको फायदा देता है। सेकंड क्या देखा, हैव ए कॉपी ऑफ द हॉस्पिटल रेगुलेशंस अवेलेबल, भाई हॉस्पिटल के क्या क्या रूल है, क्या रेगुलेशंस है, उसकी कॉपी को आपको अवेलेबल रखना चाहिए। तो इसमें ये बताया गया है कि भाई हम हॉस्पिटल की जो रेगुलेशंस उसको बता रहे हैं ना, दिस इज जस्ट ए पार्ट ऑफ द ओरिएंटेशन, कि ओरिएंटेशन में सब चीज इंक्लूड होती है और उसके अंदर ये चीज भी इंक्लूड होगी। तो अकेला सिर्फ ये करना फायदेमंद नहीं होगा, बल्कि पूरा का पूरा ओरिएंटेशन करवाना क्या होगा, उसके लिए बेनिफिशियल होगा। इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। थर्ड जो ऑप्शन वो क्या कर रहा है, एक्सप्लेन दैट देयर इज नो रीजन टू बी कंसर्न्ड, हम उसको सीधा ऐसे करें, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो ये चीज होगी दोस्तों, अभी जो इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने कहा था कि दोनों चीजें होंगी इसमें। एक तो जो क्लाइंट है दोस्तों हम उसको फाल्स रिएश्योरेंस दे रहे हैं कि भाई चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात, क्लाइंट को वैलिडेट नहीं कर रहे, उसको बताना जरूरी है कि भाई आपकी जो फीलिंग है वो रियल है, ये होता है सबके साथ सर्जरी से पहले। तो वो दूसरा तीसरी चीज कम्युनिकेशन को भी क्या कर रहा है, कट ऑफ कर रहा है। तो इसलिए ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा, कि इसमें कह रहे हैं भाई आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। फोर्थ क्या दे रखा है, रीएश्योर द क्लाइंट दैट द स्टाफ इज अवेलेबल टू आंसर क्वेश्चन। तो दोस्तों ये इस चीज के लिए रीएश्योर करवाना है भाई, क्लाइंट को ये कहना है कि भाई आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए स्टाफ अवेलेबल है। तो सिर्फ क्वेश्चन का आंसर देने के लिए स्टाफ अवेलेबल नहीं है, कोई भी कंडीशन होती है, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, तो हर चीज के लिए क्या है दोस्तों, स्टाफ अवेलेबल है, सिर्फ आपके स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए ही अवेलेबल नहीं है, ये बताया गया है इसके अंदर। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको गलत हो जाएगा। तो राइट जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, ओरिएंट द क्लाइंट टू द यूनिट एनवायरनमेंट। तो लिख लो, क्योंकि ज्यादातर कोई भी क्लाइंट के अंदर ऐसे सिम्टम्स आते हैं ना विथड्रॉन वाले, तो उसमें ये लगता है भाई विथड्रॉ क्लाइंट जब करता है जब वो एडजस्ट नहीं कर पाता है किससे, एनवायरनमेंट के साथ में। अब जो एनवायरनमेंट है उससे वो किसी से मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि वो विथड्रॉ इसलिए कर रहा है कि उसको अकेला फील हो रहा है, वो एनवायरनमेंट के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमें ये सोचना चाहिए भाई सबसे पहला काम हम इसे यहाँ की जो हॉस्पिटल जो सेटिंग है, जो एनवायरनमेंट है उसके साथ उसको क्या करें, ओरिएंट करें। तो लिख लो, इसमें लिखो कि अगर कोई क्लाइंट
अगर कोई क्लाइंट सर्जरी के लिए एडमिट होता है, सर्जरी के लिए कोई क्लाइंट सर्जरी के लिए एडमिट होता है तथा वह एप्रीहेंशन एंड विदड्रॉन शो करता है तो नर्स या नर्स के द्वारा, ऐसे लिखो, नर्स के द्वारा क्लाइंट को, मतलब पेशेंट को, क्लाइंट को यूनिट एनवायरनमेंट का ओरिएंटेशन करवाना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट हो जाएगा। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट एक बार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, इन टूडेज हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आज का जो हेल्थ केयर डिलीवरी जो सिस्टम है उसमें नर्स एज ए टीचर इज कन्फ्रंटेड विद मल्टीपल स्ट्रेसर। एक चीज ध्यान रखना, हमें सिर्फ जो स्ट्रेसर जो है ना उसमें कब यूज करना है, जब नर्स एज ए टीचर काम कर रही हो। मतलब पेशेंट को आप कोई भी चीज क्या कर रहे हो दोस्तों, पढ़ा रहे हो, मान लो कोई भी चीज बता रहे हो, टीच का करने का काम कर रहे हो आप नर्स, क्योंकि नर्स के रोल जो है उसमें पढ़ते रहते हो ना आप, इसमें एज ए टीचर भी आता है। तो ये बता रहे हैं हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में जब नर्स एक टीचर के रूप में काम करती है ना, तो उसको कई सारी प्रॉब्लम्स का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, कई सारे स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। तो उसमें यही कह रहा है कि जब नर्स टीचर के रूप में काम करती है तो कन्फ्रंटेड विद मल्टीपल स्ट्रेसेस, उसको बहुत सारे क्या मिलते हैं दोस्तों, स्ट्रेसर्स मिलते हैं, स्ट्रेस मिलता है। तो व्हाट इज द मेजर स्ट्रेसर दैट डिट्रैक्ट फ्रॉम द इफेक्टिवनेस ऑफ द टीचिंग इफेक्ट। ठीक है, मतलब कि जो क्लाइंट है दोस्तों उसको आप टीचिंग दो, वो इफेक्टिव होनी चाहिए। तो इनमें से ऐसी कौन सा स्ट्रेसर है जो सबसे ज्यादा क्या करता है, मेजर स्ट्रेसर है, जो कि इफेक्टिवनेस को क्या करता है दोस्तों, कम करता है। ठीक है, इफेक्टिवनेस को कम करने वाला कौन सा स्ट्रेसर है इन सब में? पहला दे रखा है इसमें, देखो दोबारा समझा देता हूं। जब आप एक नर्स हो, ठीक है, आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, आप क्लाइंट को टीच कर रहे हो, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको क्या आती है जब आप क्लाइंट को क्या करते हो दोस्तों, टीच करते हो। टीचिंग करने में नर्स को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, बस यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, उसमें प्रॉब्लम को उन्होंने स्ट्रेस लिख दिया है, स्ट्रेसर लिख दिया है। पहला क्या दे रखा है, एक्सटेंड ऑफ द इन्फॉर्म्ड कंज्यूमरिज्म। देखो ये चीज समझाता हूं मैं इसको, आपको क्या कहना चाह रहा है ये, कि जो इन्फॉर्म्ड जो कंज्यूमरिज्म है ना, वो आज की टाइम में क्या हो गया है दोस्तों, इंक्रीज हो गया है। अब ये क्या होते हैं, मतलब कि भाई पेशेंट है, कोई भी पर्सन है, मतलब पेशेंट भी एक तरह से कंज्यूमर ही है हॉस्पिटल के लिए। तो ठीक है, हॉस्पिटल के लिए तो क्या है, वो कंज्यूमर है, वो वहां की जो सर्विस है वो ले रहा है, पैसे दे रहा है। तो आज के टाइम में क्या हो रहा है दोस्तों, जो कंज्यूमर है ना, वो नॉलेज उनकी बहुत बढ़ गई है। ठीक है, एजुकेशन के कारण मान लो, सोशल मीडिया के कारण मान लो, इंटरनेट के कारण मान लो, ठीक है, किसी भी कारण से आजकल जो भी पर्सन है वो हर चीज के अंदर उनकी जो नॉलेज है वो इन्फॉर्मेशन बढ़ गई है। पेशेंट आपके पास सामने आएगा, वो खुद कहेगा इतना बीपी है मुझे पता है, इतना कम होता है, इतना ज्यादा होता है, ये चीज है, ऐसे नहीं होता है, ये नहीं होता है। ठीक है, वो आप उसको कहोगे कि चलो आज आपको मैं ये पढ़ाती हूँ, आपकी डिजीजेस के बारे में बताती हूँ, तो आपको खुद ही बता देगा कि हाँ हाँ इसमें ये होता है, मुझे पता है, मैंने गूगल किया है, इसमें ये होता है। तो ये चीज क्या हो रही है दोस्तों, आजकल बढ़ गई है, एक्सटेंड हो गई है। क्या, इन्फॉर्म्ड कंज्यूमरिज्म के मतलब पेशेंट को खुद की जो राइट्स हैं, ठीक है, कोई भी डिजीज की कंडीशन है, कोई भी प्रॉब्लम है, उनके बारे में पहले से क्या होती रहती है, पता रहती है। ठीक है, तो ये चीज क्या स्ट्रेस के रूप में काम करेगी? नहीं दोस्तों, ये तो फायदा करेगी। सोचो आपको मैं कोई टॉपिक पढ़ाऊं और आपको पहले से उस टॉपिक के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है, तो मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दूसरा, आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो नर्स जब टीचर के रूप में काम करेगी और पेशेंट को अगर ज्यादा पहले से ही नॉलेज है दोस्तों, तो नॉलेज ज्यादा है पहले से ही पेशेंट को, तो हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो स्ट्रेस के रूप में काम नहीं करेगा, ऑपोजिटली हमें तो क्या देगा दोस्तों, ये बेनिफिट देगा, फायदा देगा। तो इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। सेकंड क्या दे रखा है, लिमिटेड टाइम टू एंगेज इन टीचिंग। बिल्कुल सही बात है। देखो हॉस्पिटल में दोस्तों ऐसे तो है नहीं कि भाई 1 साल का कोर्स चलेगा, उसको पूरा सिलेबस आप करवाओगे। हमें और भी काम करने होते हैं। हमें ऐसे नहीं कि बस हम क्लाइंट को टीचिंग में लग गए, सिर्फ टीचिंग कराते रहेंगे, पूरी डिजीज पढ़ा दी, पैथोफिजियोलॉजी पढ़ाने लग गए। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसको क्या आती है दोस्तों, उसको कम समय में, क्योंकि एक क्लाइंट भी नहीं रहता, बहुत सारे क्लाइंट रहते हैं, हर को टीचिंग करवाना पड़ता है मान लो, तो
नर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि उसके पास, खुद के पास भी और पेशेंट के पास भी, दोनों के पास भी जो टाइम जो होता है ना दोस्तों, वो बहुत ही क्या होता है, कम होता है। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उसको कम समय के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या देनी पड़ती है, इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। और क्लाइंट को सेटिस्फाई करना जरूरी होता है कि भाई उसको इस बारे में क्या हो, नॉलेज हो। तो इसलिए इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर होगा वो यही होगा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम टीचिंग के दौरान नर्स को किस में आती है, लिमिटेड टाइम की आती है, कि भाई टाइम जो है वो बहुत ही कम मिलता है। थर्ड क्या देखा दोस्तों, वैरायटी ऑफ द कल्चरल बिलीफ दैट एग्जिस्ट, कि भाई कई सारे कल्चरल बिलीफ हैं, ठीक है, किसी पेशेंट का कुछ होता है, किसी का कुछ होता है, इसमें प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों इसका ये आंसर क्यों नहीं आया, आपको लग रहा होगा सर ये बात भी सही है कि भाई कल्चरल बिलीफ अलग अलग होती है तो उससे प्रॉब्लम होती होगी टीचिंग करवाने में। तो दोस्तों देखो, नर्स जो है ना, उसका पहला काम ही यही होता है कि भाई जब क्लाइंट आए ना, उससे पहले उसे क्लाइंट के सारे कल्चरल बिलीफ के बारे में खुद पढ़े, उसके बारे में जाने। जब पेशेंट खुद आए, जब आपसे मिले, तो उस दौरान भी आप उसके बारे में एक्सप्लोर करो। तो जब आप टीचिंग करो तो उस समय तक ये प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्या दे रखा है, डेफिशिएंट मोटिवेशन ऑफ द एडल्ट लर्नर। तो ये तो मतलब एक इलॉजिकल एक स्टेटमेंट हो गया। ये कह रहा है कि भाई जो एडल्ट जो लर्नर जो होते हैं ना, उन लोगों के अंदर मोटिवेशन नहीं होता। तो हम इंडिविजुअलाइज नहीं कर सकते हैं कि भाई एडल्ट के अंदर नहीं होता, ओल्ड एज में होता है, चाइल्ड में होता है, ऐसा थोड़ी होता है कोई मोटिवेशन का। तो वो तो हर पेशेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग होगा, एज से हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, एडल्ट एज तो एक ऐसी एज है जिसके अंदर जो क्लाइंट है दोस्तों, उसका लर्निंग के लिए मोटिवेशन जो है ना, कम नहीं होता बल्कि ज्यादा होता है। क्योंकि यहाँ पर क्या देखा है कि भाई मोटिवेशन का लेवल है ना, आप कोई चीज सीखना चाहते हो तो एडल्ट के अंदर मोटिवेशन का लेवल क्या है, कम है। तो हम कैसे कह सकते हैं भाई कम है, क्या कोई ऐसा कोई डाटा है, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि भाई एडल्ट जो लोग हैं वो सीखना नहीं चाहते हैं? तो ये बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन, ऐसा नहीं होता है। एडल्ट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि एडल्ट जो होते हैं दोस्तों, इस एज के अंदर पूरा माइंड डेवलप्ड है आपका, आप चीजों को सीखना ज्यादा चाहते हो, तो डेफिशिएंट नॉलेज बताना क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। राइट जो आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो नर्स को आती है वो किसकी आती है दोस्तों, टाइम की आती है। तो लिख लो, लिखो, नर्स को एज ए टीचर सबसे बड़ा स्ट्रेसर टीचिंग में लिमिटेड टाइम का होना है, क्योंकि नर्स है ना, सिर्फ टीचर नहीं है ना। मैं हूं, मान लो टीचर हूं, तो मैं तो आप लोगों को पढ़ाऊंगा, मैं तो डिटेल में पढ़ा सकता हूं, मेरे पास तो टाइम भी है। लेकिन नर्स को तो और भी रोल अदा करने पड़ते हैं, सिर्फ एक टीचर तो अदा करना नहीं है उसको, सिर्फ भाई पढ़ाना है, सारे दिन लगी रहे सुबह से शाम तक। तो उसके पास क्या होता है, टाइम कम होता है, उसमें सिंपल लैंग्वेज का यूज करके उसको समझाना पड़ता है। तो टाइम की जो कमी है ना, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम नर्स को क्या होती है, कोज होती है, क्योंकि कम समय में उसको अच्छी से इफेक्टिव टीचिंग क्या करनी पड़ती है, प्रोवाइड करनी पड़ती है। इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए नर्स इन ए लॉन्ग टर्म हेल्थ केयर सेटिंग इज असाइंड टू इंट्रोड्यूस। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा होगा नहीं, लेकिन जो बताया है बुक के अकॉर्डिंग वो उल्टा बताया है। देखना आप सुनो इसको। एक नर्स है दोस्तों, लॉन्ग टर्म हेल्थ केयर सेटिंग के अंदर वो क्या कर रही है, काम कर रही है। मतलब कि जो बड़ी डिजीज होती हैं, काफी लंबे समय तक जो पेशेंट है वो स्टे करता है, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, लॉन्ग टर्म हेल्थ केयर सेटिंग के नाम से हम उसे जानते हैं। तो जो क्लाइंट है दोस्तों, ठीक है, तो एक पेशेंट है दोस्तों, एक क्लाइंट है जो कि क्या है, पीएचडी है वो, ठीक है, पीएचडी क्लाइंट है वो, टू द अदर क्लाइंट, ठीक है, वो इंट्रोड्यूस करवा रही है उस क्लाइंट को लेके दूसरे क्लाइंट के साथ, बता रही है कि भाई आपके आज एक नया पेशेंट आया है, आप लोगों के साथ रहेगा, ये है, ठीक है, ये क्लाइंट है। द क्लाइंट टेल द नर्स, लेकिन वो पेशेंट नर्स को क्या कहता है कि आई विश टू बी कॉल्ड डॉक्टर, कि मुझे डॉक्टर कहना, ठीक है। डॉक्टरेट जो डिग्री होती है उसमें भी नाम डॉक्टर लगता है, आगे आपको पता होगा। तो उसमें जो क्लाइंट है वो पेशेंट है, वो क्या कह रहा है नर्स को कि आप इन सबको बताओ कि सब मुझे डॉक्टर कह के बुलाएं, या आप लोग मुझे डॉक्टर कह के ही बुलाओ। तो हाउ शुड द नर्स रेस्पॉन्ड। अब आपको ऐसा लग रहा होगा भाई ऐसा तो नहीं करना चाहिए क्योंकि वो वहां पे कोई डॉक्टर नहीं है। तो यहाँ पर एक्चुअली में डॉक्टर जो वर्ड है ना, वो एजुकेशन डिग्री से रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि भाई वो वैसे वाला डॉक्टर कहलाने के लिए नहीं कह रहा। तो पीएचडी लगती है तो डॉक्टर उसके नाम के आगे, और एजुकेशनल जो डिग्रीज है दोस्तों उसका हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ये बताया गया है कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई पेशेंट चाहता है, अगर उसने कर रखा है पीएचडी है और वो चाहता है वो डॉक्टर बोले, तो उसको डॉक्टर बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ऐसा बताया गया है। एक बार दोबारा समझाता हूँ क्वेश्चन क्या है। एक नया पेशेंट आया है, लॉन्ग केयर हेल्थ डिलीवरी जो सिस्टम है उसके अंदर, आप एक हॉस्पिटल के अंदर आया, छोड़ो इतना बड़ा
हॉस्पिटल के अंदर एक पेशेंट आया है, आप बाकी के पेशेंट से उसको मिला रहे हो, तो उस दौरान ही वो आपको कहता है कि भाई मैंने ना पीएचडी कर रखी है और सब मुझे डॉक्टर कह के ही बुलाएं, तो नर्स को क्या करना चाहिए। अब हमारा जो माइंड है दोस्तों क्या कहेगा, ऐसा नहीं करेंगे हम तो, क्योंकि वो हमारे हॉस्पिटल का डॉक्टर नहीं है। लेकिन इसका जो एक्सप्लेनेशन उसमें बताया गया कि भाई ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर क्लाइंट ने कह रखा है, वो क्लाइंट पीएचडी है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है डॉक्टर कहने में, ठीक है। तो इसमें बस यही है, योर विश विल बी रेस्पेक्टेड, कि जो आपकी जो इच्छा है उसका हम क्या करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे, मतलब हम करेंगे ऐसा, हम बोल देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। सेकंड क्या है दोस्तों, वाई डू यू वांट टू बी कॉल्ड डॉक्टर, कि आप जो डॉक्टर क्यों कहलाना चाहते हो, तो क्रॉस क्वेश्चनिंग की यहाँ पर कोई जरूरत ही नहीं है, तो आप डॉक्टर क्यों कहलाना चाहते हो, क्लाइंट एक्सप्लेन करे, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर कोई फायदेमंद नहीं है, क्यों, क्योंकि ये चीज़ उसके लिए ये लीगल है, वो हम उसको कह सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थर्ड क्या देखिए, रेजिडेंट्स हियर कॉल वन अनदर बाय देयर फर्स्ट नेम, क्योंकि जो यहाँ जो भी रह रहा है वो सब एक दूसरे को फर्स्ट नेम से बुलाते हैं। तो एक्चुअली में फॉरेन के अंदर ये होता है, हम तो सीधे नाम बोलते हैं, ठीक है। फॉरेन के अंदर ज़्यादातर फर्स्ट नेम की जगह लास्ट नेम को ज़्यादा क्या करते हैं दोस्तों, यूज करते हैं वो, तो ये चीज़ इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। फोर्थ क्या है, वुडंट इट बी बेटर इफ द अदर्स डू नॉट नो यू आर ए डॉक्टर, कि क्या ये अच्छा नहीं होगा कि दूसरे ये इफ द अदर्स डोंट, कि दूसरों को ये पता नहीं लगे कि आप डॉक्टर हो। तो जब क्लाइंट की खुद की विश है तो हम उसकी विश को क्यों तोड़े, कि भाई आप हम उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई आप दूसरे नहीं जानेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो जब क्लाइंट को ये सब चीज़ें पता है, मान लो वो डॉक्टर कहलाना चाहता है, तो हम उसकी विश को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, फर्स्ट होगा। तभी कह रहा था थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है ना, जो आप सोचोगे उससे बिल्कुल अलग होगा। तो लिख लो, लिखो, अगर कोई पेशेंट पीएचडी है और वो चाहता है कि सब उसे, कि उसके नाम के आगे, या सीधा भी लिख सकते हैं, नाम के आगे नहीं लिख, सीधा भी सकते, सब उसे डॉक्टर बुलाएं, उसके नाम के आगे डॉक्टर लगाएं, तो नर्स को यह कहना चाहिए कि इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपकी जो विश है वो फुलफिल की जाएगी, कि इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़े फंडामेंटल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, थोड़े से अजीब हैं, कुछ क्वेश्चंस और आएंगे, ठीक है, 10-20 क्वेश्चन और आएंगे ऐसे, फिर जो क्लियर जो फंडामेंटल वो क्या हो जाएगी दोस्तों, हमारी स्टार्ट हो जाएगी। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं मेरे तरफ से क्वेश्चन ले आऊँ, जो क्वेश्चन है वो मैं सारे आपको कंटिन्यू हम एकदम देखो सिस्टमिक वे में कर रहे हैं। आप भी बुक को पढ़ोगे, क्वेश्चंस करोगे, सिस्टमिक वे में करोगे, अब बीच में छुड़वा दूं वो भी फायदेमंद नहीं है, तो इसलिए मैं आपके फायदे के लिए कंटिन्यू चल रहा हूँ। तो जैसे क्वेश्चन है आप उनको पढ़ते रहो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन वो क्या है दोस्तों, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बट यू डोंट अंडरस्टैंड इज ए कॉमन स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद एडोलसेंट, कि एडोलसेंट जो होते हैं ना दोस्तों, उनका एक सेंटेंस होता है वो कॉमन होता है, वो क्या कहते हैं, तुम नहीं समझोगे, बट यू डोंट अंडरस्टैंड, ठीक है, तुम नहीं समझते हो या तुम नहीं समझोगे, ठीक है, तुम नहीं समझोगे, ऐसा कहते हैं एडोलसेंट कॉमनली। व्हाट इज द नर्स बेस्ट रेस्पॉन्स व्हेन हियरिंग दिस। अब मान लो कि कोई नर्स है, आप एज ए हॉस्पिटल में अंदर नर्सिंग ऑफिसर काम कर रहे हो, तो आपको कोई एडोलसेंट ऐसा कहे कि तुम नहीं समझोगे या तुम नहीं समझते हो, तो नर्स को उसे क्या कहना चाहिए, ठीक है। इसमें ये पूछा है, देखो कैसा क्वेश्चन है कि तुम नहीं समझोगे तो क्या कहना चाहिए, ठीक है। तो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन, ठीक है, कि मैं नहीं समझता या मैं नहीं समझते कि तुम क्या कहना चाहते हो। तो ये तो जो क्लाइंट है दोस्तों, उसको बेचारे को और स्ट्रेस में डाल रहे हैं, वो पहले ही ऐसे कह रहा है हमें कि तुम मुझे नहीं समझोगे, तो हम तो उसको वैलिडेट, इस चीज़ में वैलिडेट कर रहे हैं कि हाँ सही कह रहे हो तुम, कि हम तुम्हें नहीं समझेंगे, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। हम क्लाइंट को ऐसे नहीं कह सकते हैं, हम कारण जानना चाहेंगे कि भाई ऐसा क्यों है, क्यों सोचता है क्लाइंट, ये जानना जरूरी है हमारे यहाँ पर, ठीक है। आई डू अंडरस्टैंड आई वॉज ए टीनेजर वंस टू, ठीक है, ये भी कम्युनिकेशन को कट ऑफ कर रहा है कि हाँ मैं समझती हूँ, मैं भी तुम्हारी एज में ही थी एक दिन, है ना, तुम ऐसे मत समझो कि मैं तुम्हें नहीं समझती, मैं सब जानती हूँ। तो ये चीज़ भी क्या होगा दोस्तों, जो क्लाइंट है उसकी क्या प्रॉब्लम है वो यहाँ पर पता नहीं चल रही है, हमने बात को ही खत्म कर दिया, मुझे सब पता है। हम वो बेचारा क्या कहना चाह रहा था, किस बात के लिए कहना चाह रहा था कि तुम नहीं समझोगे, हमें कोई जानना नहीं है, हमने सीधा कह दिया मुझे पता है, मैं भी एक टाइम पे टीनेजर था या टीनेजर थी, तो इसलिए उसकी प्रॉब्लम को पता नहीं चलेगा। तो
इट वुड बी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड, लेट्स टॉक। ये बिल्कुल सही है। चलो आप ये कहते हो कि भाई मैं नहीं समझूंगी, तो चलो ठीक है, ये समझना मेरे लिए क्या होगा, हेल्पफुल होगा। चलो बात करते हैं। अब वो बताएगा कि भाई आप वो क्यों ऐसा कहता है, वो क्यों ऐसा कह रहा है कि आप नहीं समझोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या ये जो ऑप्शन है क्या कर रहा है दोस्तों, कम्युनिकेशन को क्या कर रहा है, ओपन कर रहा है। मतलब जो क्लाइंट है उसकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो क्लाइंट बताएगा, क्योंकि बाकी के जो ऑप्शन में क्या हो रहा है, वो तो कम्युनिकेशन कट ऑफ हो रहा है। उसने कह दिया, हमने कह दिया, ठीक है भाई तुम नहीं समझोगे, मुझे पता है, ठीक है, मुझे कोई समझना भी नहीं है, या फिर मुझे पता है मैं भी टीनेजर में यही थी, तो ये सब चीजें गलत है। तो राइट आंसर थर्ड होगा। फोर्थ ऑप्शन को क्या करें, इट इज यू हु शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर्स, कि ये तुम हो जो दूसरों को समझोगे, मुझे नहीं समझना कुछ भी, तुम्हें समझना है। ठीक है, हम उल्टा उसी के ऊपर क्या कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं कि मैं समझ रहे नहीं समझ रहे, मुझे कोई लेना देना नहीं है, ये तुम हो, तुम्हें समझना है ये चीज। ठीक है, तुम्हें समझना है ये चीज। तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो राइट जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, इट वुड बी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड, लेट्स टॉक। देखो, अगर कोई एडोलसेंट ये कहे, अगर लिखना बड़ी प्रॉब्लम है, अगर कोई एडोलसेंट यह कहे कि यही सेंटेंस लिखा देता हूं ऐसे कैसे, है ना, बट यू डोंट अंडरस्टैंड, बट यू डोंट अंडरस्टैंड, तो नर्स को यह कहना चाहिए कि, तो नर्स को यह कहना चाहिए कि, तो नर्स को यह कहना चाहिए कि, ऐसे कैसे लिख लो इसको, कि आपको अंडरस्टैंड करना हेल्पफुल होगा। इस बारे में बात करते हैं कि आपको अंडरस्टैंड करना हेल्पफुल होगा, चलो इस बारे में बात करते हैं, बारे में बात करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था जिसमें मैंने बताया था कि जो नर्स के नीचे काम करते हैं, जैसे हमारे यहाँ तो नर्सिंग अदरली बोलते हैं उनको, या हॉस्पिटल अटेंडेंट बोलते हैं उनको, तो वार्ड बॉय बोलते हैं उनको, तो उनका क्या काम है, यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। द नर्स मैनेजर इज प्लानिंग टू असाइन ए नर्सिंग असिस्टेंट टू केयर। ठीक है, नर्सिंग असिस्टेंट है दोस्तों, वो उसको असाइन किया गया है। ठीक है, तो व्हाट केयर कैन बी डेलीगेटेड ऑन ए मेडिकल सर्जिकल यूनिट। तो एक नर्सिंग असिस्टेंट को क्या क्या काम दे सकते हैं। ठीक है, एक वार्ड के अंदर मेडिकल सर्जिकल वार्ड है, उस वार्ड के अंदर हम एक नर्सिंग असिस्टेंट को क्या क्या काम दे सकते हैं, काम बताने हमको। परफॉर्मिंग ए बेड बाथ फॉर ए क्लाइंट ऑन बेड रेस्ट, ये बिल्कुल सही है कि एक जो नर्सिंग असिस्टेंट है दोस्तों वो बेड बाथ करवा सकता है, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड, इवॉल्वेटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ एसिटामिनोफेन एंड कोडीन। ठीक है, कि जो कोडीन है और जो एसिटामिनोफेन है दोस्तों, उसकी जो इफेक्टिवनेस है उसको इवॉल्वेट करना। तो इवॉल्वेशन का जो काम है दोस्तों, ये नर्स का काम है, ये एक नर्सिंग असिस्टेंट का काम नहीं है। अब मुझे आपको ये क्वेश्चन बताओ मुझे कि एसिटामिनोफेन कौन सी ड्रग होती है, मैंने आपको अभी करवाया था, कौन सी कैटेगरी की ड्रग होती है ये बताओ, और कोडीन कौन सी कैटेगरी की ड्रग होती है। दूसरा क्वेश्चन ये, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सभी कमेंट करना। ठीक है, पढ़ाई की चीज तो कमेंट कर दिया करो यार प्लीज। तो एसिटामिनोफेन कौन सी कैटेगरी की ड्रग है और कोडीन कौन सी कैटेगरी की, मैंने आपको दोनों करवा रखी है, अच्छे से पढ़ाया हुआ है। तो दोस्तों इवैल्यूएशन का जो काम है वो नर्सिंग असिस्टेंट का नहीं होकर नर्स का है, तो ये गलत हो जाएगा। थर्ड क्या है, ऑब्टेनिंग एन एपिकल पल्स रेट बिफोर ओरल डिजोक्सिन इज एडमिनिस्टर्ड। ठीक है, आप क्लाइंट को डिजोक्सिन दे रहे हो और उससे पहले आप क्या कर रहे हो, एपिकल जो पल्स रेट है उसको ऑब्टेन कर रहे हो। तो जो ये काम है दोस्तों, ये भी किसका है, नर्स का ही काम है। ठीक है, ये भी नर्स का ही काम है, ये हेल्थ असिस्टेंट का नहीं है। फोर्थ, असिस्टिंग ए क्लाइंट हु हैज पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया टू द बाथरूम। एक पेशेंट को हमने क्या दिया, एनाल्जेसिया दिया है दोस्तों, और उसको हमें बाथरूम तक लेकर क्या करना है, असिस्ट करवाना है। तो असिस्ट नाम ही नर्सिंग असिस्टेंट असिस्ट करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये काम वो कर सकता है। फिफ्थ क्या दे रखा है, असेसिंग द वुंड इंटीग्रिटी ऑफ ए क्लाइंट रिकवरिंग फ्रॉम एन एब्डोमिनल लेप्रोटोमी। एक क्लाइंट का दोस्तों एब्डोमिनल लेप्रोटोमी किया था, यहाँ पर इंसिजन बनाया है, इंसिजन बनाने के बाद में आपको चेक करना है कि भाई इंसिजन ठीक है या नहीं है, इंटीग्रेटेड है या नहीं है, कहीं ओपन तो नहीं हो गया है। तो ये काम भी कौन करेगा दोस्तों, नर्स करेगी, ये हेल्थ असिस्टेंट नहीं करेगा। तो यहाँ पर दो ही ऐसे काम है जो एक हेल्थ असिस्टेंट कर सकता है। एक वो क्या कर सकता है, बेड बाथ
को परफॉर्म कर सकता है और एक को क्या काम कर सकता है कि बाथरूम को ले जाने में क्या कर सकता है दोस्तों, क्लाइंट को असिस्ट कर सकता है। ठीक है, ये 2 काम करेगा। तो इसमें लिख लो एक बार, लिख लो नर्सिंग असिस्टेंट कैन परफॉर्म, अब ये दोनों डाल लेना इसमें ना, पहला और चौथा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि एक क्लाइंट इज हॉस्पिटलाइज्ड विद ए टेंटेटिव डायग्नोसिस ऑफ पैनक्रियाटिक कैंसर। हो सकता है कि उस क्लाइंट को क्या हो दोस्तों, पैनक्रियाटिक कैंसर हो, उसके लिए वो क्या हुआ है, हॉस्पिटलाइज हुआ है। अभी पक्का नहीं हुआ है, टेंटेटिव है। जैसे आपकी एग्जाम की डेट आती है ना, टेंटेटिव इतने तारीख को होगा, लेकिन कंफर्म नहीं होता, बाद में एडमिट कार्ड आता है तभी पता लगता है कि भाई होगा या नहीं होगा। तो अभी उसका क्या है दोस्तों, टेंटेटिव डायग्नोसिस है। पैनक्रियाटिक कैंसर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, आप जाके देख सकते हो जो जीआई ट्रैक्ट है उसके अंदर। फिर भी चलो कुछ छोटी मोटी बातें कर लेते हैं थोड़ी बहुत इसके। सबसे पहला कि जो मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ पैनक्रियाटिक कैंसर, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों दैट वुड बी हेड ऑफ पैनक्रियाज। ठीक है, जो पैनक्रियाज है उसका हेड है पहले नंबर पे, फिर बॉडी है, फिर टेल है। ठीक है, पहले नंबर पे। तो याद में आपको ये रखना है, पैनक्रियाटिक कैंसर की मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है दोस्तों, हेड होती है, हेड ऑफ पैनक्रियाज होती है। ठीक है, सेकंड जो क्वेश्चन आता है दोस्तों वो ये आता है कि मोस्ट कॉमन टाइप। तो वैसे भी एक ग्लैंड है, तो ग्लैंड के अंदर ज्यादातर एडिनोमा ही देखने को मिलता है। ठीक है, ग्लैंड के अंदर जो देखने को मिलता है वो एडिनोमा देखने को मिलता है। तो मोस्ट कॉमन टाइप जो होता है वो कौन सा होता है, एडिनोमा होता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मोस्ट कॉमन मेटास्टैटिक साइट, मोस्ट कॉमन मेटास्टैटिक साइट। वहां पर शायद मैंने लीवर लिखा ही नहीं था, लेकिन लिख लेना मोस्ट कॉमन मेटास्टैटिक साइट जो होती है दोस्तों, इसके अंदर क्या होती है, लीवर होती है। क्या होती है दोस्तों, लीवर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो मोस्ट स्पेसिफिक ट्यूमर मार्कर, मोस्ट स्पेसिफिक ट्यूमर मार्कर। ठीक है, कौन सा ट्यूमर मार्कर इसके अंदर असेस करते हैं अगर पैनक्रियाटिक कैंसर है तो इसके अंदर हम असेस करते हैं CA 19.9। ठीक है, ट्यूमर मार्कर 19.9 जो है दोस्तों वो मोस्ट स्पेसिफिक होता है किसके लिए, पैनक्रियाटिक कैंसर के लिए। एक और होता है मोस्ट स्पेसिफिक में यही आएगा, अदर और स्पेसिफिक नहीं हो तो अदर आएगा। तो उसके अंदर क्या आएगा दोस्तों आपका कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन, कार्सिनो एम्ब्रियोनिक जो एंटीजन है वो दूसरा है ट्यूमर मार्कर जो असेस करते हैं। ठीक है, अगर किसी में CA 99 है पॉजिटिव है तो वो सजेस्ट करता है कि उस क्लाइंट को अंदर क्या हो सकता है दोस्तों, पैनक्रियाटिक कैंसर होगा। तो मोस्ट स्पेसिफिक कौन सा होगा, 19.9 होगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके रिस्क फैक्टर से रिलेटेड भी आपसे पूछ सकता है। तो रिस्क फैक्टर के अंदर स्मोकिंग आता है, टोबैको आता है। ठीक है, स्मोकिंग आता है, टोबैको आता है, हेरिडिटरी आता है, इसके अलावा डायबिटीज मेलाइटस आता है, ओबेसिटी आता है, क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस आता है, क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस, एल्कोहलिज्म आता है। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं दोस्तों, इसके रिस्क फैक्टर होते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, तो वो पूछ सकता है कि हेड ऑफ पैनक्रियाज के अंदर कैंसर होता है तो मोस्ट कॉमन साइन क्या होगा। तो मोस्ट कॉमन साइन जो होता है दोस्तों वो जॉइंटिस होता है, जॉइंटिस मोस्ट कॉमन साइन होता है। ठीक है, दूसरा जो साइन होता है सेकंड नंबर पे दैट इज वेट लॉस। सेकंड क्या होगा, वेट लॉस होगा। अगर क्लाइंट के अंदर जॉइंटिस होगा तो उसके कारण क्या क्या देखने को मिलेगा उसके अंदर, जैसे क्ले क्लॉट स्टूल देखने को मिलेगा। ठीक है, ईचिंग देखने को मिल सकती है, तो प्यूराइटिस देखने को मिल सकता है। इसके अलावा डार्क कलर यूरिन देखने को मिल सकता है, या फिर जो स्टूल है उसके अंदर फैट ग्लोब्यूल्स देखने को मिल सकते हैं, स्टेटोरिया, ये देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, बस दो कोई सीक्वेंस याद रखना, बाकी तो आप कैसे भी याद रख लो। एनोरेक्सिया है, नोजिया है, वोमिटिंग है। इसके
इसके अलावा दोस्तों जो सीरम एमाइलेज और लाइपेज है उनका लेवल कम हो जाता है, सीक्रेशन कम होता है जब सीरम एमाइलेज एंड जो लाइपेज है उसका लेवल आपको कम मिलेगा, जबकि बिलिरुबिन है और एल्कलाइन फास्फेटेज है इनका लेवल इंक्रीज मिलता है। पेन जो होता है वो स्टार्टिंग में माइल्ड रहता है और बाद में माइल्ड से क्या हो जाता है दोस्तों, सीवियर पेन हो जाता है, अनबियरेबल, सहा नहीं जाता, इतना तेज पेन होने लग जाता है। स्टार्टिंग माइल्ड से स्टार्ट होकर सीवियर पेन तक ये जाता है। ठीक है, इसके बाद में इसके एक मैनेजमेंट में बस एक दो क्वेश्चन याद रख लेना आप। एक तो इसके अंदर कौन सा प्रोसीजर किया जाता है, तो वो प्रोसीजर जो है दोस्तों वो विपल्स प्रोसीजर किया जाता है। ठीक है, विपल सर्जरी की जाती है, विपल प्रोसीजर किया जाता है, जिसके अंदर हम क्या काम करते हैं, जैसे हेड ऑफ पैनक्रियाज को रिमूव करते हैं, स्टोमक के पार्ट को रिमूव करते हैं, ड्यूडेनम को और कॉमन बाइल डक्ट को। ठीक है, मैं थोड़ा इसको जल्दी पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है दोस्तों, ये है ना। आप ये मत सोचना कि सर थोड़ा सा जल्दी करवा रहे हो आप, क्योंकि मैंने आपको करवाया हुआ है इसलिए आपको मैंने पहले पढ़ाया हुआ है ये। ठीक है, एक इसके अंदर दोस्तों ये पूछ सकते हैं कि कीमोथेरेपी में कौन सी ड्रग यूज होती है मेनली, तो जेमसिटाबाइन यूज करते हैं, जेमसिटाबाइन। ठीक है, ये याद रखना। जैसे मान लो ये लीवर है, ठीक है, ये कॉमन बाइल डक्ट हो गई और इधर से पैनक्रियाटिक डक्ट आती है ना, तो जॉइंटिस होने का कारण क्या होता है कि जो ये एम्पुला होता है ना, यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ ड्यूडेनम होती है तो ये ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो इधर के जो बाइल फ्लो है दोस्तों उसको भी क्या करेगा, ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, तो इसके कारण क्या होगा दोस्तों, जॉइंटिस होता है। ठीक है, आप सोच रहे हो पैनक्रियाज के कारण जॉइंटिस क्यों हो रहा है, तो उसके कारण क्या होता है कि जो ये दोनों एक जगह पे आके क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पर आके रिलीज होते हैं तो इसको क्या कर देता है, ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, तो ऑब्स्ट्रक्ट करने के कारण जो बाइल वो नहीं आ पाता है ना, तो उसके कारण से क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जॉइंटिस देखने को मिलता है। अब आप वापस इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। तो जो क्लाइंट है दोस्तों उसको टेंटेटिव डायग्नोसिस है पैनक्रियाटिक कैंसर की, ऑन एडमिशन द क्लाइंट आस्क द नर्स डू यू थिंक आई हैव एनीथिंग सीरियस लाइक कैंसर, तो वो पूछता है नर्स से कि क्या तुम्हें लगता है कि मतलब मेरे कोई सीरियस कोई चीज है कैंसर लाइक, क्योंकि अभी पक्का नहीं है ना तब। व्हाट इज द नर्स बेस्ट रिप्लाई, ठीक है, अभी इसमें जो सोचोगे वो बिल्कुल आंसर नहीं आएगा। तो नर्स को क्या कहना चाहिए, तो पहली बार मैंने ऐसा आंसर देखा दोस्तों एनक्लेक्स में, जो ऐसा लिखा हुआ है, आई डोंट नो इफ यू डू लेट्स टॉक अबाउट, मतलब एक्चुअली में भाई क्लाइंट की जो एंजाइटी है ना उसका रीजन जानना चाहती है। तो नर्स जो है ना उसको क्या कर रही है दोस्तों, कम्युनिकेशन को बढ़ाने के लिए नर्स कह रही है कि भाई मुझे तो ऐसा नहीं पता, आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता ऐसा, अगर तुम्हें लगता है कि भाई क्या कारण है तो इस बारे में बात करते हैं। तो इससे क्लाइंट की जो एंजाइटी है दोस्तों वो पता लगेगा कि क्या है, क्लाइंट क्यों ऐसा सोचता है कि उसको कैंसर हो सकता है, क्या रीजन है उसके। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये आएगा कि नर्स ये कहेगी कि आई डोंट नो इफ यू डू लेट्स टॉक अबाउट इट, चलो इस बारे में बात करते हैं। ठीक है, ज्यादातर मैंने देखा है कि इंग्लिश में ऐसे आंसर होते नहीं है कि नर्स डायरेक्टली आई डोंट नो, लेकिन इसमें इसका राइट आंसर ये आएगा। पहला जो ऑप्शन वो क्या दे रखा है, व्हाट मेक्स यू थिंक यू हैव कैंसर, कि आपको ऐसा क्या लगता है कि भाई तुम्हें कैंसर है, तुम्हें किस कारण से ऐसा लगता है कि ये कैंसर है। तो इसमें क्या है दोस्तों कि जो क्लाइंट को हमने स्ट्रेस में डाल रहे हैं, डायरेक्टली हम उससे सीधा आंसर लेना चाहते हैं, जबकि हमें क्लाइंट को पहले रिलैक्स करना है। हम क्लाइंट के पास बैठेंगे, उसको कहेंगे हाँ चलो इस बारे में बात करते हैं। तो ये वाली जो कंडीशन है ना, व्हाट मेक्स यू थिंक यू हैव कैंसर, तो डायरेक्टली जैसे हम पैथोफिजियोलॉजी पूछ रहे हैं उससे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पूछ रहे हो ना, तो डायरेक्टली ऐसे आंसर हम उससे नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो ये और ज्यादा एंजाइटी क्या करेगा, क्लाइंट के अंदर कोच करेगा। Why don't you discuss this with your health care provider, तो ये ऐसा नहीं है कि भाई एससीपी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें कह रहा है भाई सीधा डॉक्टर से बात करो, तुम मेरे से क्यों पूछ रहे हो, तो ये भी गलत हो जाएगा। फोर्थ क्या देखा, यू नीड नॉट वरी नाउ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वी वॉन्ट नो द आंसर फॉर ए फ्यू डेज, हम कुछ दिनों के अंदर ये आंसर जान लेंगे। तो दोस्तों ये चीज भी क्या कर रही है, क्लाइंट को फॉल्स रिएश्योर कर रही है। क्लाइंट की जो वरी है उसको हम ऐसे दूर नहीं कर सकते हैं, बस सीधा कह देगा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, कुछ दिन हम वेट कर लेते हैं। तो क्लाइंट की चिंता है उसको हमें जानना है, क्या रीजन है, क्लाइंट ऐसा क्यों कह रहा है, तो उसके लिए हम क्लाइंट को क्या कहेंगे कि मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। अगर आपको लगता है तो इस बारे में हम क्या करते हैं, बात करते हैं। ये इसका राइट आंसर होगा, तो लिख लो, लिखो। ठीक, अगर कोई क्लाइंट किसी कैंसर की टेंटेटिव डायग्नोसिस पे हो, ठीक है, मैंने पैनक्रियाटिक नहीं लिखाया क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि किसी एग्जाम में ऐसा डायरेक्ट ही देगा,
टेंटेटिव डायग्नोसिस पे हो तथा वह नर्स से पूछे कि क्या आपको लगता है कि मुझे कोई सीरियस कैंसर लाइक प्रॉब्लम है? क्या आपको लगता है कि मुझे कोई सीरियस कैंसर लाइक प्रॉब्लम है? तो नर्स को यह कहना चाहिए कि आई डोंट नो इफ यू नो देन लेट्स टॉक अबाउट इट। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप पॉज करके, इसका भी ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या है कि व्हाट टाइप ऑफ इंटरव्यू इज मोस्ट एप्रोप्रिएट व्हेन नर्स एडमिट्स ए क्लाइंट टू ए क्लिनिक। भाई जो क्लाइंट एडमिट ही हो रहा है ना, उस दौरान आपको डाटा कलेक्शन करना है, उसके लिए आप क्या करोगे दोस्तों? इंटरव्यू करोगे। तो कौन सी अप्रोच अपनाओगे? तो इसके अंदर जो अप्रोच आएगी दोस्तों दैट इज डायरेक्टिव अप्रोच। मतलब हमें भाई डायरेक्टली जानना है क्लाइंट की हर चीज के बारे में, हमें उसकी हिस्ट्री कलेक्शन लेना है, ठीक है, क्या उसकी प्रीवियस हिस्ट्री रही है, मेडिकल हिस्ट्री क्या रही है, एलर्जी क्या रही है। तो जो इंटरव्यू की जो टेक्निक इस कंडीशन के अंदर जब क्लाइंट एडमिट होता है ना, तो हम कौन सी टेक्निक यूज करते हैं दोस्तों? डायरेक्टिव टेक्निक यूज करते हैं। धीरे धीरे और जब आगे की तरफ बढ़ता है, जब हमें क्लाइंट के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो हम किसकी तरफ बढ़ते हैं दोस्तों? एक्सप्लोरेटरी की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जब हम गोल के ऊपर काम करते रहेंगे, जो भी प्रॉब्लम उसको सोल्व करना है, तो आगे की तरफ हम किस पे जाएंगे दोस्तों? प्रॉब्लम सोल्विंग और उसके ऊपर जाएंगे। और उससे कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर हम किसका यूज करते हैं? इन्फॉर्मेशन गिविंग का क्या करते हैं दोस्तों? यूज करते हैं। जब क्लाइंट के द्वारा कोई चीज पूछी जाती है और हमें उसको क्लियर करना होता है, तो हम इन्फॉर्मेशन गिविंग जो टेक्निक है दोस्तों उसका क्या करते हैं? हम यूज करते हैं। तो राइट जो आंसर होगा वो क्या होगा? डायरेक्टिव अप्रोच का हम क्या करेंगे? यूज करेंगे। इंटरव्यू की डायरेक्टिव अप्रोच टेक्निक का यूज किया जाता है जब कोई क्लाइंट क्या होता है? एडमिट होता है। तो लिख लो, जब कोई क्लाइंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है, तो नर्स को इंटरव्यू की डायरेक्टिव अप्रोच का यूज करना चाहिए। डायरेक्टिव अप्रोच का यूज करना चाहिए। डायरेक्टिव अप्रोच यूज करना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने क्या है कि ए पीडियाट्रिक नर्स रिसीव्स ए सबपिनिया इन ए कोर्ट केस इन्वॉल्विंग ए चाइल्ड। ठीक है, मतलब आपको जब कोर्ट से बुलाने का नोटिस आता है ना कि आ जाओ, समन, ठीक है, तो ये है सबपिनिया है कि भाई आपको कोर्ट में क्या होना है? हाजिर होना है। तो एक नर्स के पास ये आया है, पीडियाट्रिक नर्स है वो, ठीक है, कोर्ट केस के अंदर जो चाइल्ड से क्या है? रिलेटेड है। बिफोर अपियरिंग इन द कोर्ट, व्हाट शुड द नर्स रिव्यू इन एडिशन टू द स्टेट नर्स प्रैक्टिस एक्ट एंड एएनए कोड फॉर नर्सेज। अब नर्स को खुद को बचाना है, तो खुद को बचाने के लिए क्या पढ़ेगी? अपने राइट्स पढ़ेगी, अपने बारे में पढ़ेगी, ठीक है, पेशेंट्स के राइट के बारे में पढ़ेगी। तो ये बस ये हमारे लिए, वैसे तो हमारे इंडिया के लिए क्वेश्चन है नहीं, लेकिन ये अमेरिका से रिलेटेड है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या आंसर आएगा। इसमें ये कह रहा है कि भाई जो नर्स है क्या क्या चीजें उसको रिव्यू करना चाहिए। तो एक तो स्टेट नर्स प्रैक्टिस एक्ट को रिव्यू करना चाहिए, दूसरा अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन के जो कोड फॉर नर्सेज हैं वो रिव्यू करने चाहिए, और तीसरा अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन जो स्टैंडर्ड ऑफ क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस बना रखे हैं ना दोस्तों, उसको क्या करना चाहिए? रिव्यू करना चाहिए।
ताकि वो खुद को पेश के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे उससे तो उस बारे में जवाब दे कि उसके अंदर ऐसा लिखा हुआ है, इसमें यहाँ पर ये दे रखा है, स्टाफ नर्स प्रैक्टिस एक्ट में ये है, ANA कोड ऑफ नर्सेज में ये। यहाँ पर मुझे बताने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि इंडिया में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा नहीं। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, नर्सिंग सोशल पॉलिसी स्टेटमेंट। तो सोशल पॉलिसी स्टेटमेंट का कोई स्पेसिफिक नर्स से रिलेटेड कोई यहाँ पर है नहीं, या ये जो सब पे नहीं आया है इससे कोई रिलेशन नहीं है। स्टेट लॉ का भी कोई लेना देना नहीं है, माइनस रिलेटेड। रेफरेंस रिगार्डिंग से चाइल्ड राइट टू कंसेंट, तो चाइल्ड राइट टू कंसेंट होता ही नहीं है कोई, ठीक है, चाइल्ड कंसेंट दे नहीं सकता है, तो उससे रेफरेंस को भी कोई फायदा नहीं है। तो राइट जो आंसर आएगा दोस्तों कि कोई भी नर्स है अगर वो कोर्ट में जाती है तो स्टेट नर्स प्रैक्टिस एक्ट को, अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन के कोड ऑफ नर्सेज को, अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन स्टैंडर्ड ऑफ क्लिनिकल नर्सिंग जो प्रैक्टिस है दोस्तों उसको पढ़ना चाहिए, ठीक है। मैं इसका वो भी नहीं लिखाऊंगा आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन में, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये छोटी सी क्लास है आज हमारी, ज्यादा बड़ी क्लास में नहीं ले पा रहा हूँ, थोड़ी सी मेरी हेल्थ प्रॉब्लम है। एन ओल्डर एडल्ट इज ट्रीटेड इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट फॉर सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। एक ओल्डर एडल्ट है दोस्तों, वो ट्रीट हुआ है किसमें, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में है, उसको प्रॉब्लम क्या है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये दोस्तों, ठीक है। उस पेशेंट को क्या हो रखा है, एक ओल्डर क्लाइंट है, उसको सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हुई है, ठीक है। दैट द मेडिकल टीम सस्पेक्ट्स माइट बी कॉज्ड बाय, अब जो मेडिकल टीम है ना दोस्तों उसको ये लग रहा है कि हो सकता है कि इस क्लाइंट को पीटा गया हो, फिजिकल अब्यूज किया हुआ हो इसको, इसके कारण ये इंजरी हुई है। उसका एक बच्चा है, एडल्ट है, वो एक एडल्ट चाइल्ड है, वो क्या कहता है, दैट द पेरेंट इज फॉरगेटफुल, कि जो मेरे पिताजी है ना वो भूल जाते हैं चीजों को, कंफ्यूज रहते हैं और क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, गिरने के कारण उनको ये चोट आई होगी। फिर हमने क्या किया, ए मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन मैंने परफॉर्म किया, लेकिन उसमें क्या पता लगा कि जो क्लाइंट है दोस्तों वो सही तरह से ओरिएंटेड है, पर्सन से, प्लेस से और टाइम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड क्लाइंट जो है ना दोस्तों, क्लाइंट से जब हम पूछते हैं भाई आपको ये लगी कैसे, तो डायरेक्टली कोई भी कमेंट नहीं कर रहा। क्लाइंट डज नॉट कमेंट व्हेन आस्क्ड डायरेक्टली हाउ द ब्रूसेज एंड एब्रेजन्स अकर्ड, ठीक है। जो भी इसको चोट लगी है दोस्तों, जो ब्रूसेज और एब्रेजन्स उसके बने हैं उसके ऊपर डायरेक्टली कोई कमेंट नहीं कर रहा, तो नर्स को क्या करना चाहिए। देखो सिंपल सी बात है, एक बाबा आते हैं, उसके साथ में उसका बेटा आता है, बाबा के चेहरे पे कहीं भी लगी हुई है, हमने देखा, हमको लग रहा है कि यार कहीं ऐसा लग रहा है कि देख कर कि इसको कहीं पीटा तो नहीं गया है, उसके कारण तो चोट नहीं आई है। हमने लड़के से पूछा तो लड़का कह रहा है कि ये भूल जाते हैं चीज़ों को और ये गिर गए होंगे तब उनके लगी है। हमने उनका मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन किया तो हमें पता लगा कि उनको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं ऐसी, तो ओरिएंटेशन बिल्कुल सही है, कोई फॉरगेटफुलनेस कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो अब नर्स को क्या करना चाहिए इस चीज के लिए, आपको ये बताना है, इसके नर्स को क्या करना चाहिए, ठीक है। बाबा से पूछा तो बाबा कुछ बोल नहीं रहा, क्योंकि उसका बेटा साथ में खड़ा है, तो बाबा कुछ बोल नहीं रहा, तो क्या करना चाहिए, बताओ क्या करोगे आप, इंटरव्यू द क्लाइंट विदाउट द प्रेजेंस ऑफ फैमिली मेंबर। बिल्कुल राइट आंसर यही होगा कि ऐसी कंडीशन के अंदर दोस्तों बाबा भाई कुछ बोल नहीं रहा, उनको डर लग रहा है, तो हमें उसका इंटरव्यू लेंगे हम, लेकिन फैमिली मेंबर की प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर फैमिली मेंबर की प्रेजेंस अगर होगी तो वो बोल ही नहीं रहे, वो डर रहे होंगे, तो इसलिए ऐसे क्लाइंट के लिए हम जो इंटरव्यू लेंगे दोस्तों वो हम अलग से लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर होगा कि इंटरव्यू द क्लाइंट विदाउट द प्रेजेंस ऑफ फैमिली मेंबर। सेकंड जो ऑप्शन वो क्या दे रखा है, रिपोर्ट द अब्यूज टू द एप्रोप्रिएट स्टेट एजेंसी फॉर इन्वेस्टिगेशन। ये आगे का काम है, अगर आपको लगता है ठीक है कि ऐसी कंडीशन है तो कंफर्म करना पड़ेगा, तब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। एक्सेप्ट द एडल्ट चाइल्ड एक्सप्लेनेशन अंटिल मोर डाटा कैन बी कलेक्टेड। बिल्कुल गलत है, हमारे पास कोई ऐसा रीजन नहीं है कि जो उसका बेटा जो कह रहा है वो सही कह रहा है। इसमें ये रखा है उसका जो बेटा कह रहा है वो सही कह रहा है, जब तक कि और डाटा में नहीं मिले तो उस बात को हम सही नहीं मानेंगे, ठीक है। फोर्थ कह रेफर द क्लाइंट्स क्लिनिकल रिकॉर्ड टू द हॉस्पिटल एथिक्स कमेटी। तो एथिक्स जो कमेटी है दोस्तों, ये एथिक का काम नहीं है, ये लीगलिटी का काम है, ये ठीक है, लीगल कमेटी को देना होगा, ये कोर्ट केस बनेगा इसमें, ठीक है, एथिक्स रिलेटेड नहीं है ये, तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। तो राइट जो आंसर इस क्वेश्चन का आएगा कि हम क्लाइंट का इंटरव्यू करेंगे इन प्रेजेंस, सॉरी विदाउट द प्रेजेंस ऑफ फैमिली मेंबर, ठीक है। तो लिख लो इसमें, देखो कि अगर कोई क्लाइंट फिजिकल अब्यूज सस्पेक्टेड है तो उसका इंटरव्यू अकेले में बिना किसी फैमिली मेंबर के प्रेजेंस में लेना चाहिए, ठीक है। पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लो।
इसके बाद हम देखते हैं इनका वापस से रिव्यू कर लेते हैं। तो ये मैंने बता ही दिया आपके कि भाई कोई क्लाइंट है फिजिकल अब्यूज का है तो आपको हमेशा उसका इंटरव्यू लेना है विदाउट द प्रेजेंस ऑफ फैमिली मेंबर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, कोई काम का नहीं है वैसे ये, इसका आंसर वैसे अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन स्टैंडर्ड्स ऑफ क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस आएगा। जब इंटरव्यू लेते हैं क्लाइंट का, जब एडमिट होता है तो कौन सी अप्रोच अपनाते हैं हम? डायरेक्टिव अप्रोच अपनाते हैं। ठीक है, कोई क्लाइंट है अगर उसको लगता है कि पैनक्रियाटिक कैंसर है तो हम उसे कहेंगे आई डोंट नो, अब बात करते हैं इस बारे में अभी हम। ठीक है, क्योंकि बात तो सही है ना भाई, लग रहा है, लेकिन जब तक रिपोर्ट नहीं आई नर्स ने तो ये कह सकती है कि भाई मुझे पता है कि भाई आपको है या नहीं, ये भी नहीं कह सकती। तो इसलिए ये आंसर इसलिए ठीक बैठ रहा है ना। इसके बाद में नर्सिंग असिस्टेंट क्या क्या काम कर सकता है? तो बेड बाथ दिलाने में हेल्प कर सकता है और एक बाथरूम तक ले जाने में क्या कर सकता है? असिस्ट कर सकता है। ठीक है, कोई टीनेजर आजकल के कह रहे हैं कि भाई तुम मुझे नहीं समझोगे, तो ये लो भाई, हम नहीं समझेंगे तो ठीक है, आप हमें समझाओ, चलो बात करते हैं इस बारे में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कोई डॉक्टर कहलाना चाहता है, कह दो उसको, बेचारे को दुखी मत करो, है ना। और टीचिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? टाइम की। मुझे भी आती है कई बार वैसे तो। कोई भी क्लाइंट है अगर एडमिशन के बाद में एप्रीहेंशन विड्रॉ में दिख रहा है तो हमें उसको एनवायरनमेंट से क्या करवाना चाहिए? ओरिएंट करवाना चाहिए। ठीक है, कोई भी क्लाइंट जो रिपोर्ट का वेट कर रहा है बायोप्सी का, तो हमसे कहना चाहिए कि आप बिल्कुल सही हो, आप सही कह रहे हो, ये अपसेटिंग होता है जब तक की रिपोर्ट नहीं आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारी छोटी सी क्लास थी। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जो क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जब तक सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।